हेलो एवरीवन। आज पोषण और आवश्यक पोषक तत्व से संबंधित इस वीडियो में हम आपसे इसी से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आज बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पोषण प्रक्रिया की या आवश्यक पोषक तत्वों की, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि यह आवश्यक पोषक तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसका जो प्रमुख स्रोत होता है वह है भोजन। जो हम भोजन करते हैं उन्हीं से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि भोजन है क्या। भोजन को किसी भी ठोस, अर्ध ठोस या तरल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो खाने योग्य हो, पचाने योग्य हो और शरीर में अच्छी तरह से आत्मसात किया जाता हो। चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी ने भी भोजन को परिभाषित करते हुए निम्न 3 स्थितियां बताई हैं, निम्न 3 कंडीशंस बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि भोजन है क्या है, जो खाने योग्य हो, जो पचाने योग्य हो और जो विकास को कायम रखता हो और बढ़ावा देता हो। इस प्रकार भोजन क्या है, कोई भी तरल, अर्ध तरल या ठोस पदार्थ जो कि ईटेबल हो, खाने योग्य हो, डाइजेस्टेबल हो, पचाने योग्य हो और यूजफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए उपयोगी हो, हमारे शरीर को ऊर्जा देने के योग्य हो, हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के योग्य हो, नियमन और नियंत्रण का कार्य करने के योग्य हो, वह भोजन कहलाता है। अब आगे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह आता है, वह यह है कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण क्या है, पोषण प्रक्रिया का संयोजन है जिसके द्वारा जीवित जीव अपने कार्यों के रख रखाव और अपने घटकों के विकास के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो पोषण क्या है, एक प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ चेन ऑफ एक्शन है जहां विभिन्न क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करता है उससे वो उसका वो उपयोग अपने शरीर के कार्यों के लिए करता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के भोजन और पोषण परिषद के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि पोषण भोजन और उसमें मौजूद पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों का विज्ञान है। पोषण को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया इन्होंने। आगे उन्होंने कहा है कि इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके जो द्वारा जीव पोषक तत्वों को निगलता है। यहाँ बात वही आ जाती है, ईटेबल, खाता है, पचाता है, अवशोषित करता है, परिवहन करता है और उनका उपयोग करता है और सबसे अंत में अपने अंतिम उत्पादों का निपटारा करता है। तो इस प्रकार पोषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जहां पहले किसी भी भोज्य पदार्थ को इंजेक्ट किया जाता है, खाया जाता है, देन डाइजेस्ट किया जाता है, पचाया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, शरीर फिर वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, अवशोषित करके एसिमिलेट करता है, पूरे शरीर में उसको परिवहन करता है, पहुंचाता है, जिससे वो शरीर में अपना कार्य करते हैं, शरीर में कार्य करने हेतु उपयोग होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। और सबसे अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अंतिम उत्पाद अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन प्रोसेस। अगला है पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व भोजन में मौजूद यौगिक है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं जो भोजन में मौजूद होते हैं और जो हमारे शरीर में अनेक कार्यों को करते हैं, जैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, मरम्मत करते हैं, हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते हैं, विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों को दो कैटेगरीज में, दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात स्थूल पोषक तत्व जिसकी शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनकी हमारे शरीर में जो आवश्यक मांग है वह लगभग ग्राम में होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को किलो कैलोरी, लगभग 2000 से 3000 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर होती है। इसी प्रकार प्रोटीन भी
लगभग 45 से लेकर के 60 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता प्रति विभिन्न आयु वर्ग के हिसाब से और उनकी क्रियाशीलता के हिसाब से आवश्यकता होती है। और इसी हिसाब से इसी तरह से वसा भी हमारे शरीर में लगभग 30 से 40 से 50 ग्राम तक वसा की भी आवश्यकता हमारे शरीर में प्रतिदिन होती है। तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है वो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी आवश्यक मात्रा ग्राम में होती है, इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। इसमें दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के को सम्मिलित किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, आयोडीन, सोडियम आदि को सम्मिलित इसमें किया जाता है। तो इनकी मात्रा हमारे शरीर में ये मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में ये हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए इसको सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये आपके सामने ये इसका क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषक तत्वों के कार्य। तो पोषक तत्वों के हमारे शरीर में क्या कार्य है? देखिए, ये शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमें शरीर में शक्ति देने का कार्य करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा है इसमें वे शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं। विशेष रूप से यह कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत और हमारे शरीर में जो ऊतक है उनकी मरम्मत करने का कार्य करता है। तीसरा है वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण को बढ़ाता है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और अगर हम वसा लेते हैं तो वसा इन घुलनशील विटामिन के अवशोषण को हमारे शरीर में बढ़ा देता है। कोलेजन के संश्लेषण में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन जो है वो कोलेजन के संश्लेषण में, सिंथेसाइज करने में कोलेजन को हेल्प करते हैं। रक्त वाहिकाओं, हड्डियों, स्नायु बंधन को उचित संरचना प्रदान करता है। न केवल उचित संरचना प्रदान करते हैं, पोषक तत्व इनका निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार से और भी अनेकों कार्य हैं जो पोषक तत्व के द्वारा हमारे शरीर में किए जाते हैं। ये पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण संयुक्त रूप से हमारे शरीर में कार्य करते हैं और हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को संयुक्त रूप से पूर्ण करने में सहायता करते हैं। चलिए अब हम इन पोषक तत्वों पर बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है पोषक तत्व वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, स्थूल पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सरल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सरल कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज है। ये मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड्स फॉर्म है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है। यह सरलतम शर्करा है और इसी रूप में यह शरीर के द्वारा अवशोषित होती है। यह फल, दूध, शहद में पाया जाता है। इसके अलावा कैंडी, कुकीज और कोई भी मीठा पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो मीठा होता है उसमें चीनी जो मिलाई जाती है वह इसी सरल कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है, सरल कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत है। दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जो कि ब्रेड, अनाज, पास्ता, चावल, आलू, सूखी फलियां, मक्का और भी अन्य स्टार्च युक्त सब्जियां, दालें और अनाज में पाए जाते हैं। साबुत अनाज में भी जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? यह होता है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन आदि। और
यह डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है, जो कि मोनोसैकेराइड्स के बंधन में बंधने से बनते हैं। और शरीर में ये जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हम डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड्स भी डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स भी कहेंगे। यह शरीर में जाने के बाद मोनोसैकेराइड्स में बदल जाते हैं अर्थात ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या गैलेक्टोज में बदल जाते हैं और तभी शरीर के द्वारा अवशोषित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में सरल कार्बोहाइड्रेट का ही अवशोषण होता है। यदि हम जटिल कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो वह भी शरीर में जाने के बाद सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं और तभी उनका अवशोषण शरीर के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग या बॉडी यील्डिंग सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है ऊतकों का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, कोशिका मरम्मत, हार्मोन और एंजाइम उत्पादन आदि। यह मजबूत मांसपेशियों और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। प्रोटीन, चूंकि कोशिका जो है वह हमारे शरीर निर्माण की सबसे बेसिक यूनिट है और इस कोशिका के निर्माण में प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार हम प्रोटीन को शरीर के निर्माण तत्व भी कहते हैं। शरीर का निर्माण करने में, शरीर के वृद्धि और विकास में प्रोटीन की ही सबसे अहम भूमिका होती है। प्रोटीन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है जंतुजन्य प्रोटीन, जिसको हम संपूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं, जो मांस, मछली, मुर्गी, अंडे, दूध, दही आदि जैसे पशु स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थों से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उसको हम जंतुजन्य प्रोटीन कहते हैं। इसको हम पूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पूर्ण प्रोटीन? क्योंकि ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, जैसे हिस्टिडीन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलोएलिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन आदि। तो यह आवश्यक एमिनो एसिड्स जंतुजन्य प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में भी रखा जाता है। दूसरा है वनस्पतिजन्य प्रोटीन, जो कि हमें सोयाबीन, नट्स, मटर, सूखी फलियों जैसे पौधों से के स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनसे जो हमें प्रोटीन मिलता है वनस्पतिजन्य प्रोटीन कहलाता है और इसको हम अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको अपूर्ण प्रोटीन? क्योंकि इनसे प्राप्त प्रोटीन में एक या एक से अधिक आवश्यक अमीनो एसिड्स की कमी होती है, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रोटीन की संज्ञा दी जाती है। जैसे चावल में मिथियोनिन पाया जाता है लेकिन ल्यूसीन लाइसिन की कमी होती है, जबकि दालों में ल्यूसीन लाइसिन पाया जाता है लेकिन मिथियोनिन की कमी होती है। तो यदि हम चावल और दाल को कॉम्बिनेशन के साथ एक खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं, वह एक पूर्ण आहार अपने आप में हो जाता है दाल चावल का कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम अलग अलग सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड्स की कमी होती है, जिसके कारण इसके प्रोटीन को अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं वसा के ऊपर। फैट वसा जो है वो ऊर्जा स्रोत के रूप में ही कार्य करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर को ऊर्जा देना। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। ये अत्यधिक ठंडे मौसम में गर्मी के नुकसान को रोकते हैं और अंगों को झटके से बचाते हैं। जब ज्यादा कोल्ड रहता है तब हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं और साथ ही साथ ल्यूब्रिकेंट का काम करते हैं। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पर भी यह प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिससे हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो झटकों से बचते हैं। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का हिस्सा बनाते हैं और साथ ही साथ विटामिन ए, डी, ई और के, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, उनके परिवहन की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। वसा को भी 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है संतृप्त वसा, दूसरा है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या है? संतृप्त वसा वो है जो कमरे के तापमान पर ठोस होती है। ये ज्यादातर पशु और डेयरी उत्पादों से प्राप्त वसा होती है, जैसे मक्खन, लाल मांस, पनीर और दूध में पाए जाते हैं।
जबकि असंतृप्त वसा वो होती है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। यह मुख्य रूप से पौधों के स्रोत से आते हैं, जैसे वनस्पति तेल, नट्स, एवोकाडो और जैतून का तेल आदि। इनसे जो हमें फैट या ऑयल प्राप्त होता है वो असंतृप्त वसा का उदाहरण है। चलिए आगे हम बात करेंगे विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स, अभी तक हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसको कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में रखा गया था। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन, जिसको कि माइक्रोन्यूट्रिएंट अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन शरीर में विभिन्न चयापचयन में भाग लेते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं और साथ ही साथ स्वस्थ त्वचा और बालों को बनाए रखते हैं, हड्डियों का निर्माण करते हैं, खाद्य पदार्थों से ऊर्जा जारी करते हैं और साथ ही साथ उनका उपयोग करने के लिए भी विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन सी और बी है, जो कि आसानी से जल में घुल जाते हैं और हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाते। ये अगर एक्सेस में होते हैं, अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं तो हमारे शरीर में स्वेटिंग या यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं, लिक्विड में घुलनशील होते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ई और के है, ये वसा में घुल जाते हैं और शरीर में स्टोर रहते हैं। शरीर में स्टोर फैट के साथ ये भी उनके साथ स्टोर रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब हमें ये हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली इन विटामिन को रिलीज कर देती है और इसकी आवश्यकता की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। अब अगर हम लोग विटामिन को थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं तो यह एक चार्ट है, जहां आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन B1, जिसको थायमीन कहते हैं, इसका स्रोत अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडे आदि हैं। इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ अंत तंत्रिकाओं, पेशियों और हृदय की स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वह है बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, यह भी पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जी, मांस, यकृत आदि में पाए जाते हैं और इसका भी यह काम है उपापचयन में जो को एंजाइम होते हैं, जो सहायक एंजाइम होते हैं, उनके उत्पादन में सहायक होते हैं। एंड्रिनल हार्मोन के संश्लेषण के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से किलोसिस नाम का रोग हो जाता है, जिसमें होठों के किनारे फट जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और होंठ फटने लगती है। तीसरा है इसमें विटामिन B3, जिसको निकोटिनिक अम्ल या नियासिन भी कहते हैं, इसके स्रोत भी यीस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध, मटर आदि है। इनका भी काम होता है, जो मेटाबॉलिक फंक्शन है इनका भी सह एंजाइम के संश्लेषण में आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ ये त्वचा की सुरक्षा, लिंग हार्मोन्स की सुरक्षा, पाचन और तंत्रिका तंत्रों की स्वास्थ्य को भी बनाए रखते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग को 3D डिसीज भी कहते हैं, जिसमें एक डी डर्मेटाइटिस है, दूसरा डी डिमेंशिया है, तीसरा डी डायरिया है। यह एक प्राण घातक रोग है, जिसका समय पर इलाज न किया गया तो प्राण भी जा सकते हैं। इसमें आगे हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B6 की, जिसको पैराडॉक्सिन कहते हैं। दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, मछली, अंडे आदि में यह पाया जाता है। स्पेशली प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में यह मुख्य रूप से काम करता है। साथ ही साथ यह लाल रुधिर कणिकाओं के बनने में भी आवश्यक होता है, उनको मैच्योर करने में भी आवश्यक होता है और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वह होता है एनीमिया और चर्म रोग। इसमें आगे हम बात करते हैं विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल। यह भी अंडे, मांस, मछली, दूध आदि में पाया जाता है और इसका भी काम होता है, मेटाबॉलिज्म फंक्शन होता है इसका भी। यह बुद्धि के विकास में और एंड्रिनल हार्मोन हेतु आवश्यक होते हैं और इसकी कमी से बुद्धि कम हो जाती है, बाल सफेद होते हैं, जनन क्षमता कम हो जाती है और चर्म रोग हो जाता है। आगे है विटामिन BH बायोटीन। मांस, मछली, गेहूं, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि में पाया जाता है।
यह वसीयम अमीनो अम्ल के सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण में मुख्य रूप से कोएंजाइम की तरह काम करता है और इसकी कमी से बाल झड़ते हैं और चर्म रोग हो जाता है। आगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक और समूह है, वह है फोलिक अम्ल समूह, जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों, यकृत, सोयाबीन, फलियों, आंतों के जीवाणु आदि में पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है शरीर की वृद्धि करना, साथ ही साथ जो रुधिराणु हैं, मतलब जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, उसका निर्माण करना। डीएनए का संश्लेषण भी इनका मुख्य कार्य होता है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है और एनीमिया हो जाता है। आगे बी कॉम्प्लेक्स में सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, जिसका स्रोत है मांस, मछली, अंडे, दूध आदि। इसकी कमी से भी वृद्धि रुक जाती है, ये वृद्धि में सहायक होता है और ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियक अम्लों के निर्माण संश्लेषण में भी सहायक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, साथ ही साथ एनीमिया भी हो जाता है। तो ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थे जो कि जल में घुलनशील थे। अब आगे जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। यह सभी खट्टे जो फल और सब्जियां होते हैं उनमें, जैसे नींबू, टमाटर, मौसमी आदि में आंवला जो है वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। और इसका काम होता है अंतर कोशिकीय सीमेंट का निर्माण, मतलब कोलेजन तंतुओं का निर्माण, हड्डियों के मैट्रिक्स का निर्माण, दांतों के डेंटिन का निर्माण और घाव को भरने हेतु बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। साथ ही साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की बात की जो कि जल में घुलनशील है। अब हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए रेटिनॉल, कैरोटीन रंगाओं से यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, साथ ही साथ विटामिन ए सभी लाल व पीली फल एवं सब्जी जैसे गाजर, पपीता, चुकंदर, काशी फल आदि में पाया जाता है। विटामिन ए का मुख्य काम होता है स्वस्थ दृष्टि बनाए रखना, आंखों को स्वस्थ रखना, दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण और साथ ही साथ एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास जो है वो विटामिन ए का मुख्य कार्य है। इसकी कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं में का शल्कीकरण हो जाता है, शल्कों के रूप में हो जाती है आंखों की जो कॉर्निया की और त्वचा की कोशिका। अगला है इसमें विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। यह मक्खन, यकृत, मछली का तेल, वृक्क, अंडे, त्वचा, यीस्ट में और सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसका मुख्य काम है कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचयन और यह हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से ऑस्टोमलेशिया और सूखा रोग या रिकेट्स रोग जिसको हम कहते हैं वह हो जाता है। अगला है इसमें विटामिन ई, जिसको टैकोफेरॉल कहते हैं। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है और इसका भी काम होता है कोशिकला की सुरक्षा करना और साथ ही साथ जो जननिक अंग है, जो प्रजनन तंत्र है, उनको स्वस्थ बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, स्टेरिलिटी, बांझपन का रोग हो जाता है। इसमें अगला है विटामिन के, जिसको नेप्थोक्विनोल कहते हैं। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि में पाया जाता है और इसका काम होता है प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना, जो कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमने पाता, जिसके कारण बहुत अधिक रक्तस्राव होता है और व्यक्ति एनीमिक हो सकता है, ज्यादा ब्लड लॉस होने से डेथ भी हो सकती है। तो यह सारे विटामिन थे जो कि एक तालिका के माध्यम से मैंने आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। अब आगे है इसमें दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व, वह है खनिज तत्व। खनिज तत्व आवश्यक पोषक तत्वों का एक समूह है जो शरीर में कई कार्यों को, जैसे द्रव का संतुलन, मांसपेशी का संकुचन और तंत्रिका आवेगों के संचरण को नियंत्रित करता है। खनिज तत्वों को भी
दो भागों में वर्गीकृत किया गया, प्रमुख तत्व और ट्रेस तत्व। प्रमुख तत्व को मैक्रो खनिज या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में भी जाना जाता है और ट्रेस तत्व को सूक्ष्म खनिज या सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या प्रमुख खनिज तत्व शरीर के अकार्बनिक पदार्थ का लगभग 60 से 80% हिस्सा होते हैं। ये है मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड और सल्फर। ये संख्या में 7 हैं, ये याद रखिएगा, ये संख्या में 7 हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रमुख खनिज तत्व हैं, वह संख्या में 7 हैं, 7 हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड और सल्फर। इसकी प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जब पढ़ेंगे या सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व पढ़ेंगे तो उनकी आवश्यकता 100 मिलीग्राम से कम होती है, और यहाँ जो मुख्य प्रमुख खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें देखिए फिर से अलग अलग है। इसमें कैल्शियम का प्रमुख कार्य हड्डी और दांतों का निर्माण है। यह हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। साथ ही साथ रक्त का थक्का जमाने में भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह दूध और दूध से बने उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियों और फलियों में पाए जाते हैं। फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ ही साथ मिल करके हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। इसी के साथ ही इसका कार्य उच्च ऊर्जा फॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड आदि बनाने में भी किया जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में भी फास्फोरस की प्रमुख भूमिका रहती है, जो कि ऊर्जा का एक्टिव स्रोत है, क्रियाशील सोर्स है। प्राथमिक इसके जो स्रोत है फास्फोरस भी हमें दूध, अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। आगे हम बात करें मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम भी हड्डियों और दांतों का प्रमुख घटक है। इसका उपयोग एंजाइमों के लिए भी सहायक होता है और यह भी अनाज, सब्जी और फल और दूध से प्राप्त होता है। सोडियम, सोडियम हमारे शरीर में एसिड बेस संतुलन को बनाए रखता है, हमारे शरीर के पीएच को संतुलित रखता है, पीएच वैल्यू को संतुलित रखता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत है वह है नमक युक्त खाद्य पदार्थ, क्योंकि नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम का जो प्रमुख स्रोत है वह नमक है, साधारण नमक जो हम लोग अपने भोज्य पदार्थों में यूज करते हैं। अगला है इसमें पोटेशियम। ये इंट्रासेल्युलर तरल पदार्थ और मांसपेशियों के कार्यों का मुख्य धनायन है। पोटेशियम शरीर को तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे हार्ट को, हमारे दिल को भी स्वस्थ बनाए रखने में प्रमुख रूप से सहायक होता है। इसके स्रोत है फल, मेवे और सब्जी। क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारे शरीर में पीएच बैलेंस को बनाए रखता है और साथ ही साथ HCl के निर्माण में सहायता करता है। यह क्लोरीन भी नमक के द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है तो क्लोरीन हमें नमक से ही, साधारण नमक से प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है जिससे हमें सोडियम और क्लोरीन दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसमें अगला और अंतिम है वह है सल्फर। यह अमीनो एसिड्स और अन्य घटकों का एक घटक है और यह मुख्य रूप से सल्फर युक्त अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। तो ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, प्रमुख खनिज लवण थे, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और सल्फर। ये संख्या में 7 है। यह प्रमुख खनिज लवण हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, सूक्ष्म खनिज तत्व की। तो सूक्ष्म खनिज तत्व क्या है, जो हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम से कम मात्रा में आवश्यक है, वो सूक्ष्म खनिज तत्व है। इनको फिर से 3 भागों में बांटा है। आवश्यक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वह है तांबा, लोहा, मैंगनीज, आयोडीन, मॉलिब्डेनम, जिंक, कोबाल्ट, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्रोमियम आदि। दूसरा है संभवतः आवश्यक, पार्शियली जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है, वो है वेनेडियम, निकेल, बेरियम और कैडमियम। और गैर आवश्यक जो हमारे शरीर के लिए कैसे भी आवश्यक नहीं है, इसकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, वह सीसा, एल्युमिनियम, बोरान, चांदी, पारा, बिस्मथ आदि। तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले है आयरन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मतलब लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसमें जो हीम भाग है वह आयरन ही है और ग्लोबिन जो है वह प्रोटीन। तो बिना आयरन के हीमोग्लोबिन का निर्माण ही नहीं हो सकता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है वो आयरन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही हीमोग्लोबिन जो है वो
ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। इस हिसाब से हम देखें तो आयरन की हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है तो इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं खून की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, इसको हम एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया की कमी होने से यानी खून की कमी होने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी आती है, शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, वह शरीर अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाता। यह हमें मांस मछली, हरी पत्तेदार सब्जियों व लोहे के कुकवेयर आदि में खाना बनाने से प्राप्त होता है। इसमें दूसरा है तांबा। यह एंजाइमों का मुख्य घटक है, साथ ही साथ लौह परिवहन में भी सहायता करता है और यह मुख्य रूप से मांस मछली, अंडे, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि में पाया जाता है। इसमें अगला है आयोडीन। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के बनने में विशेष रूप से मदद करता है आयोडीन, और जो कि कोशिका और चयापचय दर को स्वस्थ रखता है। यह थायरोक्सिन का प्रमुख घटक है और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन जो है वो हमें आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। अगला है इसमें मैग्नीज। यह एंजाइमों का सहकारक है, इसका प्राथमिक स्रोत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। जिंक, यह भी एंजाइमों का सहकारक है, जो कि मांस मछली, अंडे, दूध आदि से प्राप्त होता है। मोलिब्डेनम, यह भी एंजाइमों का प्रमुख घटक है और यह सब्जियों से प्राप्त होता है। कोबाल्ट, यह विटामिन B12 का प्रमुख घटक है और इसका मुख्य स्रोत है जो पशुजन्य खाद्य पदार्थ हैं वह। फ्लोरीन, यह हड्डियों और दांतों के उचित निर्माण में मदद करता है और ये पानी में, पेयजल में हमें फ्लोरीन मिलता है। सेलेनियम, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और ये विटामिन ई का भी एक अच्छा स्रोत है। ये आर्गन मीट और समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। क्रोमियम, यह इंसुलिन फंक्शन को बढ़ाता है और इसका प्राथमिक स्रोत है खमीर, मांस, साबुत अनाज आदि। तो ये सारे जो थे वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए। माइक्रो मिनरल्स या सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व, सूक्ष्म खनिज तत्व और उनके कार्य जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। अगली हम बात करेंगे आहारीय फाइबर। आहारीय फाइबर की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, इसका पोषकीय मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आहारीय फाइबर पौधों में पाए जाने वाला अपाच्य भाग है। यह रक्त शर्करा को स्थिर करने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। इसी आहारीय रेशे के द्वारा छोटी आंत व बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो संकुचन गति है वह तीव्र हो जाती है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। अतः यह कब्ज के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को स्वस्थ रखता है। इसके बाद अगला है पानी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस। तो ये हम यहाँ बात करेंगे जल की। हमारे शरीर का 60% हिस्सा जल है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस हिसाब से अगर हम पोषक तत्वों की चर्चा करें और जल की चर्चा न करें तो यह जो वीडियो है वो पूरा अपूर्ण वीडियो कहा जाएगा। यहाँ जल का महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के तरल पदार्थों का उत्पादन करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना और अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से हटाना, बाहर निकालना। यह जल का महत्वपूर्ण कार्य है और जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पोषक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां अवश्य ही प्राप्त हो गई होंगी। थैंक यू।